स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस सब्जेक्ट को, जो कि है इग्नू फर्स्ट ईयर का। सब्जेक्ट कोड है VEVI 181 और इसमें यूनिट 3 मेजर इकोसिस्टम को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश मीडियम में। और अगर आप वीडियोस को हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको इजीली देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, यानी कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है। फिर हम कुछ मेजर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, फिर डेजर्ट इकोसिस्टम, फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फिर डेजर्ट इकोसिस्टम, और लास्ट में पढ़ेंगे एक्वेटिक यानी कि जलीय पारितंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम को। तो अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था कि ऐसा पार्ट होता है हमारी अर्थ का जहाँ पे जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में रिलेशन डेवलप करते हैं, जिससे इनकी जितनी नीड्स होती हैं वो सारी की सारी हो पाती हैं। तो कुछ ऐसा एरिया होता है, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो जो इकोसिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वो दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम होता है यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसकी कम्युनिटीज पाई जाती हैं वो लैंड पे पाई जाती हैं, यानी कि जो भूमि पे जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उन्हीं को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डेजर्ट, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक पार्ट है। दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि जलीय पारितंत्र की। तो जलीय पारितंत्र यानी कि जो जल से मिलकर बना होता है या जल के आसपास में जो हमें इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं उसी को हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा बायोस्फीयर यानी कि जो जीव मंडल होता है उसका जो सबसे लार्ज पोर्शन होता है, जो ज्यादा से ज्यादा एरिया होता है, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम कवर करता है। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम बेसिकली फॉरेस्ट में ही बनता है। तो जो फॉरेस्ट जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से निकला है। तो फॉरेस्ट का मतलब होता है आउटसाइड। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारा गांव होता है उसके आसपास में कुछ बाउंड्री होती है, वो जो अनकल्टिवेटेड यानी कि वहाँ पे कोई खेती नहीं करती और ना ही वहाँ पे कोई रहता है, तो वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं अपने आप, कुछ ग्रीनरी उगाती है, वहीं पे हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, वहीं से फॉरेस्ट का जन्म हुआ है, ठीक है। तो फॉरेस्ट एक ऐसा लैंड होता है जो हमें डाइवर्स पर्पस में हेल्प करता है, ठीक है, जहाँ से हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ऑयल मिल जाती है, मेडिसिन मिलती है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसी से हम इसको, इसी बेनिफिट के लिए हम इसको उगाते हैं, इस फॉरेस्ट को करते हैं, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है उसमें अलग अलग तरह की बायोटिक कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं। अगर हम फॉरेस्ट के टाइप्स की बात करते हैं तो पहला टाइप होता है कॉनिफरस फॉरेस्ट, दूसरा होता है टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, तो ये कुछ इसके मेजर 7 टाइप होते हैं। तो सातों को हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा। बेसिकली इसमें बेसिक थोड़ी सी नॉलेज हो जानी चाहिए कि कौन सा फॉरेस्ट कौन सा होता है। तो सबसे पहला होता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो कोल्डर रीजन है, यानी कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश काफी ज्यादा होती है, और यहाँ पे जो विंटर का सीजन होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है, और जो समर यानी कि जो गर्मी का सीजन हो तो काफी छोटा होता है। यहाँ की जो सॉइल होती है वो काफी ज्यादा एसिडिक होती है, यानी कि वहाँ पे हमें जो अम्लीय मृदा होती है वो पाई जाती है, और यहाँ जो मृदा होती है उसमें जो मिनरल्स होते हैं उसकी कमी मिलती है यहाँ पे देखने को। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे लिंक्स, वॉल्फ, बियर, रेड फॉक्स, ये सारी की सारी कुछ मेन होती है, ये देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, इनमें कुछ स्पीसीज देखने को मिलती है, जैसे स्प्रूस, फेर एंड पाइन ट्री, ये मेजर प्लांट्स होते हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट की, तो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो मिड लैटिट्यूड एरिया में देखने को मिलते हैं, जो पोलर रीजन और ट्रॉपिक्स के बीच में देखने को मिलते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, तो ऊपर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पोलर रीजन, और ये कुछ दो ट्रॉपिक होगी, तो इनके बीच में जो हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है उसी को हम टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो सीजन के साथ चेंज होते रहते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो अपनी लीव्स को यानी कि जो पत्तियों को हर साल गिराते रहते हैं, और कुछ पेड़ होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो मैक्सिमम हाइट होती है 40 से 50 मीटर आसपास होती है। यहाँ पे जो पत्तियां होती हैं वो काफी ज्यादा मोटी होती हैं, यानी कि थिक होती हैं और लंबी होती हैं, ब्रॉड होती हैं। यहाँ पे पाइन, सीडर्स और जूनिपर, ये कुछ मेजर प्लांट्स होते हैं देखने को मिलते हैं, और डियर, बियर, स्क्वैरल्स, ग्रे फॉक्स, ये कुछ देखने को मिलते हैं मेजर एनिमल्स। फिर हम बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो काफी लंबे होते हैं और हरे भरे होते हैं, और इनकी जो पत्तियां होती हैं काफी लंबी होती हैं और इनकी नैरो एंडिंग होती है। तो बेसिकली कोई भी पत्ती आप देखते हो तो ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो एंडिंग होती है काफी ज्यादा पतली होती है,
और इसकी हाइट होती है यानी कि जो लंबाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो वेस्टर्न घाट की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है जो बारिश होती है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है। यहाँ पे रोजवुड, एनी, महोगनी ये सब हमें प्लांट देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की। ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं किसी भी अदर रेन फॉरेस्ट की कंपैरिजन में, और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन रेनफॉल हाई होने के साथ में जो यहाँ पे वाटर का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो यहाँ पे फॉग होता है, ठीक है। और यहाँ ये जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, मतलब होती है लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी डाइवर्सिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होते हैं यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट होते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। जो यहाँ पे जो ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं पूरे अर्थ पे वो अर्थ का 6% लैंड सरफेस कवर करते हैं। और यहाँ पे जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की वो पूरे हाफ स्पीसीज होती हैं जो अर्थ पे पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे लेपर्ड, जंगल कैट, मॉन्की, स्लॉथ, फ्लाइंग स्क्वैरल ये सारी इन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल सीजन फॉरेस्ट की। तो ये जो फॉरेस्ट होती है इनमें जो रेनफॉल होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो मानसून के टाइम पे ही हरे भरे होते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि पूरे ड्राई सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा के रखते हैं, और जहाँ पे लॉन्ग ड्राई सीजन होता है यानी कि जो जिस इलाके में लंबे टाइम से सूखा पड़ा रहता है, मतलब साल भर में ये फॉरेस्ट हमें वहीं पे देखने को मिलते हैं। जब मानसून की जब बारिश होती है तो ये वहाँ पे हरे भरे हो जाते हैं, और मानसून चला जाता है उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में ये वहीं पे फिर वैसी कंडीशन में आ जाते हैं, वहाँ पे फिर से सूखा पड़ जाता है, पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, और फिर अगले साल जब मानसून आता है तो वहाँ पे फिर हरे भरे हो पाते हैं। फिर हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो ये जो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वैसे एरिया में लोकेटेड होते हैं जहाँ पे जो रेनफॉल होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे जो थिक वेजिटेशन होती है यानी कि मोटी मोटी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, महोगनी, पाम, ओक्स ये सारे मेजर प्लांट्स होते हैं यहाँ पे। और लेपर्ड, जंगल कैट, मंकी, स्लॉथ, फ्लाइंग स्क्वैरल ये सारे के सारे कुछ एनिमल्स होते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के मिक्सचर से बने हुए होते हैं। और ये जो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, मेडागास्कर, साउथ ईस्ट एशिया इनमें हमें ये देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इनकी जो वन होती है उसका क्या महत्व होता है, तो जो वन से हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और जो वुड इंडस्ट्रीज होती है यानी कि जो फर्नीचर मार्केट होती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। और जो इंडियन फॉरेस्ट होती हैं या कोई भी फॉरेस्ट होता है वहाँ पे हमें कुछ इसेंशियल प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जैसे ऑयल, मेडिसिन, फर्नीचर के लिए जो बोर्ड चाहिए होता है, और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, हनी होती है, फूड होता है, ये सारी की सारी हमें प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। और जो फॉरेस्ट होता है वो हैबिटेट प्रोवाइड करवाता है, जितने प्लांट्स होते हैं, जितने एनिमल्स होते हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइड करवाना फॉरेस्ट का काम होता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फूड प्रोवाइड करना फॉरेस्ट का काम होता है। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज होती हैं यानी कि कुछ ऐसी जंगली प्रजातियां होती हैं उनकी रक्षा करना जंगल का काम होता है। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी टूरिस्टिक और कल्चरल वैल्यू होती है हमारी सोसाइटी में। अगर हम इसकी कंजर्वेशन की बात करते हैं यानी कि हमें फॉरेस्ट को क्यों संरक्षित करना चाहिए, तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही मेजर या फिर इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट से हमें कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे वुड, फूड, ऑयल, मेडिसिन और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, सारी की सारी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। जो फॉरेस्ट होता है वो डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करता है। डेजर्टिफिकेशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो इलाका होता है या जो एरिया होता है वहाँ पे सूखा पड़ने के चांसेस होते हैं, यानी कि वहाँ पे डेजर्ट फॉर्मेशन की कंडीशन बन जाती है। तो जहाँ पे हमें पेड़ पौधे यानी कि जो फॉरेस्ट देखने को मिलता है वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन ने जो फॉरेस्ट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा पहुँचाया है। तो इसीलिए ये रियलाइज़ किया गया था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन को हमें अपनाना चाहिए, फॉरेस्ट में इम्प्लॉयड करना चाहिए। तो जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन है वो जो फॉरेस्ट फायर होती है उस पर कंट्रोल करता है।
और जो सिल्वीकल्चर एक ब्रांच होती है फॉरेस्ट्री की, जहाँ पे हम कमर्शियल ट्रीज को उगाते हैं जिससे हम अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। जैसे टिम्बर के लिए हम साल, शीशम, केल, इनके जो पेड़ होते हैं उनको उगाते हैं। तो इससे ये क्या होता है कि जो मेन प्लांट्स होते हैं हमारे जो जंगल में यानी फॉरेस्ट में, तो उससे जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अगर हम सिल्वीकल्चर को अपनाते हैं तो उसके लिए हमें एक ऐसा लैंड को रिजर्व कर देते हैं, वहां पे हम इन्हीं पेड़ को उगाएंगे और इसको काट लेंगे, जिससे हमारी जो नीड्स होती हैं वो सारी की सारी पूरी हो पाती हैं। और बायोडाइवर्सिटी के लिए हमने मेन जो हमारा फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करके रखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम यानी कि जो डेजर्ट होते हैं कुछ ऐसे एरिया में देखने को मिलते हैं जहाँ पे बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे डेजर्ट होते हैं जो हमें हॉट रीजन, जो गर्म प्रदेश होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे बारिश काफी ज्यादा हाई होती है। टेम्परेचर में काफी ज्यादा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव रहता है यहाँ पे। तो जो रेगिस्तान में जो तापमान होता है वहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जो बेसिकली आप देखोगे जो दिन का और रात का तापमान होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। दिन में टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन रात में टेम्परेचर इतना लो हो जाता है, वहां पे काफी ज्यादा ठंड रहने लगती है। कैक्टस, बुश, फेरो कैक्टस, ये सारी की सारी कुछ मेन प्लांट स्पीसीज होती है जो हमें डेजर्ट में देखने को मिलती हैं। और जो ग्रासेस वगैरह होती हैं, जो घास होती है, ग्रीनरी होती है, वो डेजर्ट में बहुत ही रेनी सीजन में देखने को मिलती है, जो बहुत ही छोटा होता है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए रेनी सीजन आता है वहाँ पे। और डेजर्ट में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो एक लंबे टाइम तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। जैसे आप देखोगे जो ऊंट होता है उसको हम रेगिस्तान का जहाज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लंबे टाइम तक रेगिस्तान में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो एक ही बार में इतना पानी पी लेते हैं जो अपने कुबड़ में इकट्ठा कर लेता है, उसको लंबे टाइम तक चलाता है। और कोई भी डेजर्ट होता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है यानी कि उत्पादन क्षमता होती है वो उसके रेनफॉल पे डायरेक्ट डिपेंड होती है। अगर वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वहीं पे बारिश इसकी कम हो रही है, वहाँ पे उसको कम पानी मिल रहा है डेजर्ट में, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है यानी कि जो उत्पादन क्षमता होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। जो हमारा था डेजर्ट है जो इंडिया में, उसमें हमें अलग अलग तरह की 18 तरह के हमें लिजार्ड्स यानी कि छिपकली की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। 18 तरह की हमें स्नेक्स देखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जैसे कैलेटस, बर्सिकुलर, ये सारी की सारी हमें था डेजर्ट में देखने को मिलती है। और डेजर्ट होते हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, अरेबिया, अर्जेंटीना और नामीबिया, साउथ अफ्रीका, इन सब में देखने को मिलता है। और था डेजर्ट इंडिया में हो गया, इंडिया पाकिस्तान में, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में, सिनाई डेजर्ट इजिप्ट में, ये सारे कुछ वेल नोन डेजर्ट होते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि जलीय पारी तंत्र की। तो आपको पता है जो पानी होता है उसने 3/4 अर्थ का उसके सरफेस को कवर कर रखा है। ठीक है, तो जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है वो वाटर बॉडी से बना हुआ होता है और इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो या तो अपने आसपास में अपने आपस में उस पर निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए या फिर अपने एनवायरमेंट पे। जो जितने महासागर होते हैं उसमें हमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव जंतु देखने को मिलते हैं जो कि लैंड से, जो लैंड सरफेस पे जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, जो पानी की गहराई होती है, उसका जो तापमान होता है, उसका बहाव होता है, उसमें जो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं उससे प्रभावित होते हैं। तो अगर जो उसकी पानी की जो गहराई होती है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, इसी तरह से जो प्लांट्स की स्पीसीज होती हैं या फिर जो एनिमल्स की स्पीसीज होती हैं उसमें हमें भिन्नताएं दिखाई देने को लगती हैं। टेम्परेचर भी उसको इफेक्ट करता है। कोई जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो कम तापमान को झेल सकता है, कोई अत्यधिक तापमान को झेल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमें 3 टाइप देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा है मरीन वाटर इकोसिस्टम और थर्ड है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो कि हम पानी यूज करते हैं अपने डेली यूज में, डोमेस्टिक यूज में, तो वो जो हमें जहाँ से मिलता है वही हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो जाता है। इसमें अलग तरह का इकोसिस्टम बनता है जैसे लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, पूल्स, ये स्ट्रीम्स वगैरह में हमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं मरीन इकोसिस्टम की, इसका जो पानी होता है वो काफी ज्यादा खारा होता है। तो जो सीज या जो समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, खुले महासागर होते हैं, उसमें हमें ये इकोसिस्टम देखने को मिलता है। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम होता है जो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर को जब आपस में मिलते हैं तो वहां से जो इकोसिस्टम बनता है वही हमारा ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे सॉल्ट मॉर्शेस, मैंग्रोव, स्वैम्प्स, फॉरेस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम इसके ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं यानी कि जो
पानी में हमें किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है वो न्यूस्टन होता है। न्यूस्टन ऐसे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम की सरफेस पे इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी कि मूवमेंट करते रहते हैं। फिर होते हैं पेरीपाइथन। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, उसके जो स्टेम यानी कि जो तना होता है, जो जड़ें होती हैं उससे चिपके हुए रहते हैं, उससे अटैच रहते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लैंकटन की। तो प्लैंकटन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम बहुत ही नाजुक बोल सकते हैं, यानी कि जब पानी में जो करंट उठता है, जो लहरें उठती हैं उसका सामना नहीं कर सकते, और जो फ्लो होता है वाटर का उसके साथ में ही चलते रहते हैं। ये बहुत ही नाजुक प्रजाति पाई जाती है पानी के अंदर। फिर हम बात करते हैं नेक्टन की। तो नेक्टन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो स्विमर होते हैं, यानी कि जो तैरना जानते हैं, क्योंकि जब पानी में करंट उठता है यानी कि जो लहरें उठती हैं उसको उस टाइम इनको बाहर आना पड़ता है, ठीक है, जिसके ये बच सके। फिर हम लास्ट आते हैं बैंथस। तो बैंथस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ओशन, जो महासागर होता है या फिर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसके बॉटम में हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपने टेलीग्राम पे चैनल या फिर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें, एकलव्य स्नातक 1 सर्च करें और वहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस, उसकी इंग्लिश में हम यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 को कवर कर चुके हैं, और जल्दी हम इसकी सारी यूनिट को कवर करेंगे। और अगर वीडियो से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिलती रहे।